हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। देखिए स्टूडेंट, चैनल का नाम आप लोगों का है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट देखिए, अभी आप लोगों का हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आई हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों का मैंने इसका पार्ट 1 दे दिया, जिसमें हमने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कराया। पार्ट 1 आप लोगों का यूट्यूब पर हो गया है स्टूडेंट, और आज आप लोगों का पार्ट 2 है, जिसमें हम मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो है करा रहे हैं, जो कि आप लोगों का क्या 5 नंबर का रहता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का रहता है। तो देखिए, बहुत से बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट, कि आप लोग देखिए पहला साल है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप लोगों को सेक्शन ए में जैसे 5 क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सेक्शन ए से कितना क्वेश्चन रहता है? 5 क्वेश्चन रहता है, तो 5 ही क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी से जो है आपका कितना रहेगा? सेक्शन बी से तो वो उसमें 8 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें करना कितना रहता है? 5 क्वेश्चन रहता है। और सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों का 4 क्वेश्चन दिया रहता है, और उसमें करना कितना रहता है? 2 करना रहता है, ठीक है। तो 5 5 10 2 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। मैं अभी देखिए मूल्यांकन से आ रही हूँ, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का मूल्यांकन चला, तो मैं देख रही हूँ उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रख दे रहे हैं, तो जो कि ये प्रोसेस जो है गलत है। तो आप लोगों को टोटल याद रखिएगा, सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन करना है। देखिए ये कौन सी क्लास की मैं बात करी, तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान। ब्रांच कौन सा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट। और पेपर कौन सा है? तृतीय प्रश्न पत्र है। और पेपर का नाम क्या है आपका? तो मानव विकास का इतिहास एवं सिद्धांत। ये आपका क्या है? पेपर का नाम है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हम मूल्यांकन से आए हैं, और देखिए आप लोगों का 5:04 पर ये क्लास हम आप लोगों का शूट कर रहे हैं, और हार्डली कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोगों को ये 7 बजे तक ये क्लास आप लोगों को मिल जाए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की अवस्थाओं को बताइए। ठीक है, जीन पियाजे ने जो आपका मतलब उन्होंने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था। देखिए आंसर क्या है? पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभक्त किया है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। प्रत्येक अवस्था संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बैठाने के बालक के प्रयासों के एक भिन्न रूप को अभिव्यक्त करता है। ऐसा है, जैसे 4 अवस्था दी है, तो हर अवस्था क्या हो रही है? बालक के जो है तालमेल बैठाने का प्रयास करने का मतलब अवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप से बताया गया है। फिर क्या है? प्रत्येक अवस्था एक विशेष समय अवधि में प्रयुक्त होती है, यानी हर एक अवस्था की क्या है? एक निश्चित समय अवधि बनाई गई है, तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। और सभी अवस्था क्या है, मतलब जितनी भी अवस्था है वो क्या है आपका मतलब जो है पूर्व अवस्थाओं से क्या है? उपयुक्त होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली अवस्था क्या है स्टूडेंट? देखिए पहली अवस्था है आप लोगों का संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। ये कितने से कितने समय की होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ ये कब से चलता है स्टूडेंट? तो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम आरंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आरंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या? ठोस संक्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका? औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये क्या है? वयस्क अवस्था के प्रारंभ होने से, यानी 21 वर्ष से लेकर मतलब आपका 40 वर्ष तक चलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? ये आपकी चारों अवस्थाएं होंगी। अब देखिए एक एक अवस्था को हम बात करते हैं। एक पहली अवस्था में क्या है स्टूडेंट की? पेशी, संवेदी पेशी अवस्था। देखिए क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। ये क्या है? यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी संवेदी पेशी अवस्था को भी क्या किया गया है? 6 मतलब
उप अवस्थाओं में क्या किया गया, बांटा गया स्टूडेंट। देखिए मेन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन उन चारों अवस्था में जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसको क्या किया, उसका जो है 6 उप अवस्था बताया गया है। पहला क्या है आपका, पहला उप अवस्था क्या है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है। दूसरा उप अवस्था क्या है, प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। तीसरा क्या है आपका, गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। और चौथा क्या है स्टूडेंट आपका, गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था है। पांचवा क्या है आपका, तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। और छठी अवस्था हमारा क्या है स्टूडेंट, तो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करने की अवस्था। तो ये 6 क्या है, 6 आपका जो है संवेदी जो अभी गया है क्या, संवेदी पेशी अवस्था की 6 क्या है, उप अवस्था है, ठीक है। तो इन 6 पॉइंट को आप अच्छे से एक जगह कॉपी पर लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। और क्या है इसकी, वो 6 उप अवस्थाएं होती थी। 6 एक जगह आप लिख लेंगे तो आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है आपका, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था को पियाजे ने दो अवधियों में बांटा है, ठीक। इस अवस्था को पियाजे ने क्या किया है, इस अवस्था को यहाँ पर देखिए पूरा रह गया, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। पियाजे ने क्या किया, 2 अवधियों में बांटा। पहला क्या है, प्राक संक्रियात्मक विधि जो कि आपका 2 से लेकर 4 वर्ष तक होती है। दूसरा क्या, अंतरदर्शी अवधि जो कि क्या 4 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, ठोस संक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक 2 वस्तुओं अर्थात 2 ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियाएं, ठीक है, करके समस्या का क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं, ठीक है। ठोस संक्रिया में क्या कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो 7 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे, तो इसमें क्या है, जो 2 ठोस वस्तुओं को लेकर, मतलब वस्तुओं के आधार पर जैसे कोई भी समस्या हो, उस मानसिक समस्या हो, मानसिक क्रिया करके क्या कर सकते हैं, उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। अब आइए हम चौथी समस्या की ओर, चौथी अवस्था की बात करते हैं। चौथी अवस्था क्या, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। यह क्या, यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है, ठीक है। यह अवस्था क्या होती है, 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरी का चिंतन अधिक लचीला होता है। इस अवस्था में क्या है, जो किशोरी होती हैं, जो मतलब किशोरावस्था की जो लड़कियां होती हैं, उनका क्या चिंतन अधिक लचीला होता है, प्रभावशाली भी होता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। जैसे कोई भी हो, मतलब चाहे किशोर हो या किशोरी हो, तो वो जो चिंतन करेंगे, वो जो तर्क लगाएंगे, उसमें क्या, उसमें उनका मतलब वो सीक्वेंस के आधार पर करने लगते हैं। अब वह किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोच कर एवं चिंतन करके करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ये क्या है, ये आपका जो है 4 अवस्थाओं को बताया गया है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए ये पिछले बार जो है आपका क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉरेंज का सिद्धांत क्या है। तो देखिए मानव शास्त्री लॉरेंज ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने मानव विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया, ठीक है। जो लॉरेंज थे, लॉरेंज जो होगा, ठीक है। लॉरेंज ऐसा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, मानव विकास से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, समस्याओं पर ही उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने जैसे उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति, यानी उन्होंने जो एक लेखन लिखा या एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, हेरिडेटरी जीनस नाम था, ठीक है। उनका विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा था, हेरिडेटरी जीनस था, जिन्होंने कब लिखा था, सन
1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डार्विन की विचारधाराओं से प्रभावित विचारों का पुनः सोचने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने क्या इस पुस्तक में जो डार्विन की जो भी विचारधारा थे उससे प्रभावित होकर विचारों को क्या किया गया, उस समय के लोगों ने क्या किया, दोबारा से माने पुनः पुनः मतलब दोबारा से फिर सोचने के लिए वो मतलब मजबूर हो गए, या यूं कह सकते हैं कि इस पुस्तक को देखने के बाद वो क्या हुआ, उनको जो है डार्विनवाद का जो भी सिद्धांत था उसको उस पर क्या हुआ, सोचने के लिए वो मतलब प्रेरित हुए। ठीक है, इस ग्रंथ में विशिष्ट महान व्यक्तियों के वंशजों का अध्ययन किए गए। ठीक है, तो इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, जितने भी मतलब अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, नामी जो व्यक्ति थे, उनके वंशज का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। लॉरेंज का पर्यावरण में बिल्कुल विश्वास नहीं था। ठीक है, लॉरेंज ऐसे जो विद्वान थे उनका क्या था, पर्यावरण में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके विचार में शारीरिक और मानसिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण ही व्यक्ति के विकास का आधार था। उनका ये मानना था कि वो पर्यावरण को नहीं मानते थे, मतलब उनका ये कहना था कि अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों को जिस माहौल में आप रखेंगे बच्चा वैसा बनेगा, तो अब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर ही हुआ ना, ये पर्यावरण ही हुआ हमारा। लेकिन उनका मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनका ये मानना था कि एक पीढ़ी, एक उनका विचार ये था कि मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, कि जैसे आपके पूर्वज हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो वही सारे गुण क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को व्यक्ति को जो है मतलब हस्तांतरित होता है, और यही क्या है, विकास का आधार होता है। विकास का जो है डेवलपमेंट का बेस हम किसको मानते हैं, तो इन्हीं को मानते हैं। ठीक है, फिर क्या आनुवंशिक के अध्ययन में 3 नियमों का उन्होंने क्या किया, 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो वो 3 नियम कौन कौन से हैं, तो पहला नियम उनका था विभेद, दूसरा है चयन, तीसरा क्या है, अनुकूलन। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे, ये लॉरेंज के नियम थे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि लॉरेंज एक ऐसे मतलब साइंटिस्ट थे या ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्राकृतिक पर बिल्कुल मतलब पर्यावरण पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक लोगों का लक्षण जो है या अपने पूर्वजों का जो लक्षण होता है वो आने वाली पीढ़ी में शारीरिक और मानसिक लक्षण जाते हैं, वही क्या होता है, विकास का जो है क्रम होता है। और उन्होंने जो 3 नियम कौन कौन से बताए, तो विभेद बताएं, चयन बताए और क्या, अनुकूलन बताए। ये 3 क्या थे, उनके अनुसार नियम थे। अब आइए बात करते हैं आगे कि वंशानुगत, देखिए वंशानुगत प्रतिभा के विषय में लॉरेंज के विचार थे कि परिभाषा ली, मतलब उन्होंने ली परिभाषा, कौन सी ली, विचार थे कि परिभाषा कौन सा ली, माता पिता की संतान प्रतिभाशाली ही होती है। उनका ये कहना था कि प्रतिभाशाली माता पिता के, यहाँ पर देखिए विचार थे कि यहाँ पर प्रतिभाशाली बनाइएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान क्या होते हैं, प्रतिभाशाली ही होते हैं। उन्होंने या उसने अपने परिणामों की सांख्यिकी की सहायता से व्याख्या की। उन्होंने सहसंबंध गुणांक की खोज की। उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों की पुष्टि के लिए कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया। ठीक है, तो उनका यही मानना था कि जो प्रतिभाशाली, जो अगर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, प्रतिभाशाली ही होंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे सांख्यिकी यानी स्टैट्स का सहारा लिया, और उसमें भी क्या किया, सहसंबंध गुणांक का भी खोज जो है किसने किया था, तो लॉरेंज ने ही किया था। और अपने मतलब बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अध्ययन किए, जिसमें उन्होंने किसको शामिल किया, तो उन्होंने अपने अध्ययन में या अपने प्रयोग में किसको शामिल किया, तो वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, सैनिक इत्यादि को उन्होंने क्या किया था, सम्मिलित किया था। ठीक है, फिर क्या इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सभी परिवार पीढ़ियों से इंग्लैंड में रह रहे थे। ठीक है, सभी परिवार क्या थे, पीढ़ियों से जो है मतलब कई पीढ़ियों से क्या है, इंग्लैंड में रह रहे थे तथा प्रतिभा संपन्न थे, मतलब टैलेंटेड थे। अध्ययन के लिए उन्होंने 100 व्यक्तियों में से लगभग 100 व्यक्तियों में से मतलब अध्ययन के लिए चुने हुए, उन्होंने क्या किया, 100 व्यक्तियों को चुना, और 100 में से क्या हुआ, लगभग जो है 50 लोग जो होते हुए वो कैसे निकले, प्रतिभाशाली निकले। इससे वह, ठीक है,
इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्तियों के गुण और विकास में वंशानुक्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसी निष्कर्ष से उन्होंने निकाला कि जो विकास जो होता है उसका क्या होता है, उसका जो है गुण, जो पूर्वजों का जो गुण है, और जो कहने का मतलब क्या है, जो उनका सोचने की थिंकिंग, काम करने की थिंकिंग, ये सब क्या है, सब गुण और विकास जो क्या होता है वो आपका वंशानुक्रम के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, लॉरेंज का सिद्धांत जो है खत्म हो गया यहाँ पर। अब आइए हम बात करते हैं टिनवर्जन का सिद्धांत। टिनवर्जन का सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, तो देखिए टिनवर्जन क्या है, मनोवैज्ञानिक टिनवर्जन के कार्य सन 1890 ईस्वी में प्रारंभ होते हैं। ठीक है, टिनवर्जन का जो सिद्धांत था या कार्य था वो कब प्रारंभ होना शुरू हुआ, तो 1890 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अभी जो हेरिडिटरी पुस्तक थी वो कब लिखी गई थी स्टूडेंट, तो अभी आप लोगों को हमने बताया जो कि लॉरेंज के द्वारा क्या था, 1869 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, टिनवर्जन ने स्पष्ट किया पशु व्यवहार को उन्हीं दैहिक रासायनिक सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है जिसके आधार पर बाहरी शक्तियों के प्रति उनकी उत्पत्ति को प्रकट किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिखाया कि जो पशु व्यवहार होता है, जो जानवरों का व्यवहार होता है, और उनको अगर दैहिक रासायनिक सिद्धांतों के आधार पर अगर हम समझेंगे तो जैसे बाहरी शक्तियों के प्रति क्या होता है, जैसे हम अपना कोई हमारे पर संकट आ गया तो क्या करते हैं, हम उससे रक्षा करना चाहते हैं ना, तो वही यहाँ पर कि बाहरी शक्तियों के प्रति क्या होता है, उसकी उत्पत्ति को प्रकट किया गया है। टिनवर्जन के अनुसार पशुओं के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि से करने के स्थान पर दैहिक रासायनिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर आप मतलब किसी भी पशु का व्यवहार का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो निरीक्षण विधि से न करके क्या करना, आपको रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक दृष्टिकोण अपनाना है। ठीक है, उनका विचार था कि पशु स्वचालित होते हैं। उनका विचार क्या था, पशु स्वचालित होते हैं, नहीं वो स्वयं चलने वाले, तो और अचेतन तत्व के समान वे भी बाहरी शक्तियों की कठपुतली होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर में कोई भी जानवर आप पाल लिए, जैसे मान लीजिए आपने डॉगी पाल लिया, आपने खरगोश पाल लिया, तो जैसा आप उनको मतलब सिखाएंगे पढ़ाएंगे, जैसे मेरे घर क्या है, मेरे घर एक डॉगी है जिसका नाम हम भोली रखे हैं, तो उसको हम जैसे मतलब बोलते हैं कि भोली ये काम मत करो, तो वो क्या होती है, बी अलर्ट होकर सुनने लगती है, उस काम को नहीं करी। भोली यहाँ मत जाओ, भोली वहाँ मत जाओ, और कोई इसको कह देगा कि भोली अब गलत काम कर रही हो ना, तुम्हारी मम्मी से शिकायत करेंगे, तो वो तुरंत वहाँ से क्या होती है, हट जाती है। तो क्या उसको हम जैसे मतलब ट्रेंड कर रहे हैं तो वो चीज़ें क्या कर रही है, वो चीज़ें वो सीख रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो पशु होते हैं, पशु का व्यवहार जो है वो हमको निरीक्षण मतलब देख कर नहीं करना, उसमें क्या करना है, दैहिक रासायनिक दृष्टिकोण, यानी कैसे हम उनको ट्रेंड करके बना सकते हैं। तो जो पशु होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, मनुष्य के हाथ की कठपुतली होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि उसके अधिकतर कार्य निम्न श्रेणी के पशुओं पर किए गए थे। उनके विचार डेकार्टे और अन्य ग्रीक विचारकों के, ठीक है, विचारकों के समान है, और विचारधारा भी क्या थी, विचारधारा की कड़ी में है। ठीक है, जैसा मतलब उस समय जो सोच रहे थे, जो भी विद्वान थे, जो भी साइंटिस्ट थे, जो सोच रहे थे, जैसे डेकार्टे और अन्य ग्रीक विचारक जो जैसा सोच रहे थे, उनके समान क्या था, टिनवर्जन का विचारधारा था। ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जानवरों पर, ये जो टिनवर्जन का सिद्धांत है तो वो जानवर के बिहेवियर का सिद्धांत हो गया। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं अभी लॉरेंज का सिद्धांत था तो वो वंशानुक्रम पर था। ठीक है, अब आगे देखिए डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, देखिए 18 मिनट का वीडियो आप लोगों का हो गया। देखिए डार्विन का सिद्धांत क्या है, तो डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्या है, तो देखिए वैज्ञानिक डार्विन जब विकासवाद के सिद्धांत की कल्पना कर रहा था उसी समय समाजशास्त्री माल्थस की पुस्तक उसे पढ़ने को मिल गई। डार्विन ने माल्थस की पुस्तक पढ़ने के बाद अपने विचार इस प्रकार प्रकट किया। ठीक है, माल्थस का जैसे डार्विन उस समय क्या है मतलब विकासवाद का जैसे सिद्धांत देना चाह रहे थे, तो डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में वो सोच रहे थे, तभी उनको क्या हुआ, माल्थस एक समाजशास्त्री थे जिनकी पुस्तक क्या हुआ उनको पढ़ने के मिल गई। अब उसके बाद उनका विचार क्या हुआ, तो अब ये यहाँ पर बात है। देखिए माल्थस की आबादी संबंधी पुस्तक ने मुझे इतना प्रभावित किया कि जिन विचारों को मैं पिछले कुछ वर्षों में एक रूप देना चाह रहा था
वह अब मेरे लिए आसान हो गया। मैं पशुओं और वनस्पतियों का अध्ययन कर रहा था। उन सब का निष्कर्ष निकालने में मैं अपने आप को समर्थ पा रहा हूँ। बहुत पहले मैं अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है, अस्तित्व के लिए संघर्ष का मतलब क्या हुआ कि अपनी प्रोजनी को कायम रखना। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस का यानी हम मानव का क्या ही कार्य है? हम मानव का कार्य क्या है? एक ही कार्य है ना, कि अपने जैसे प्रोजनी को जन्म देना, ठीक है, खाना, और अपने जैसे अपने अस्तित्व को हम कैसे कायम रखेंगे? मैं कैसे कायम रखूंगी कि मेरे मरने के बाद ही मेरा अस्तित्व जिंदा रहे? तो कैसे कायम रखूंगी कि अपने जैसा मैंने संतान पैदा किया ना, तभी क्या हुआ, मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो मैंने अपने अस्तित्व के क्या किया, कायम किया। तो यही पे यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे वो पहले क्या थे, पशु और वनस्पति का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि मतलब हम अपने अस्तित्व को कैसे मतलब कायम रख सकते हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष कैसे कर सकते हैं। ये मतलब ये उन्होंने अस्तित्व के संघर्ष के लिए काम किया, के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है, उसे स्वीकार कर रहा था। उसे पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं उस होगा, ठीक है, यहाँ पर उसे नहीं, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं उस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ कि जीवों में पारिस्थितिकी वस्तु जो परिवर्तन होते हैं, वह यदि अनुकूल होते हैं तो जीव क्या अस्थायी होने का प्रयत्न करता है, और यदि प्रतिकूल होते हैं तो वो जीव क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं ना कि अगर हमको जीवित रहना है तो हम क्या है, या तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। जैसे मान लीजिए नवजात शिशु है, ठीक है, माँ के गर्भ में रहा तो उसको क्या हुआ, उसको ठंड गर्म ये सब का कुछ का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चे का जब जन्म होता है तो वो नए वातावरण में क्या करता है, ढलने की कोशिश करता है ना। अगर वो मौसम के अनुसार अपने अपने शरीर को ढाल लेता है, बाहरी दुनिया में आने के बाद, माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद वो बाहर के वातावरण में अगर अपने आप को ढाल लेता है तो वो क्या होता है, वो जीवित रहता है, तो वो अस्थायी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर क्या है, अगर वो अपने आप को यहाँ के अनुसार, बाहरी वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाता है, तो आप देखते हैं ना कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे छोटा सा पौधा हम ले आकर कहीं भी नर्सरी से पौधा लाते हैं और अपने घर में अगर हम लगाते हैं, तो अगर उसको जलवायु, मिट्टी, जल सब कुछ दिए, अगर वो यहाँ का कल्चर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का पानी, यहाँ का खाद, सब कुछ को अगर वो सहन कर लिया तो वो वृक्ष का रूप ले लेता है। अगर वो यहाँ का सहन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही यहाँ कह रहा है कि अस्तित्व के लिए जो संघर्ष करना है, क्या है, अपने आप को हम कैसे जीवित रख सकते हैं, ये इस चीज को, ठीक है। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन होने से सुरक्षित और नष्ट होने की प्रक्रिया के द्वारा नए नए जीवों की सृष्टि होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिवर्तन होने से क्या होता है, सुरक्षित और नष्ट होने की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, नए नए जीवों की सृष्टि होती थी। ये बात भी सही है कि पुराने जीव क्या होते हैं, मरते, तभी तो नए जीव का जो है आगमन होता है। फिर क्या, डार्विन के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि माल्थस के ग्रंथ ने मुझे अपना कार्य आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। डार्विन के विकासवाद की आधारशिला निम्नलिखित 3 नियमों पर आधारित है। पहला क्या है, परिवर्तन और रूपांतरण का नियम। दूसरा क्या, अस्तित्व के लिए संघर्ष। तीसरा क्या है, योग्यतम ही जीवित रहता है। तो ये भी बात सही है कि जो जीने योग्य रहेगा वही क्या होगा, जीवित रहेगा। जो परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है वो भी क्या होगा, जीवित रहेगा। और अस्तित्व के लिए जो संघर्ष करता है, जैसे पेड़ पौधे क्या है, आंधी तूफान, मतलब पेड़ पौधा आप देखते हैं ना, अगर वह पेड़ वृक्ष कैसे बन सकता है, अगर उसको आंधी तूफान का सामना न करना है तो वो क्या होगा, वो वृक्ष नहीं बन पाएगा ना, टूट जाएगा। अगर तो वृक्ष नहीं, इसी तरह से जैसे आप मूवी सूर्यवंशम देखे होंगे तो उसमें अमिताभ बच्चन ने क्या कहा, अपने पिताजी के लिए कहा था ना कि वह पत्थर ही क्या, जो हथौड़े की मार को अगर सहन न कर सके तो फिर वो मूर्त कैसे बन सकती है। तो वृक्ष के लिए यही चीज, तो वो क्या हुआ, मूर्त तभी अस्तित्व में आया जब उसने क्या किया, पत्थर और हथौड़े का मार सहा, तब वो अस्तित्व में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। अब आइए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां देखिए, टैगोर का योगदान क्या है, ठीक है। टैगोर का क्या योगदान है, तो देखिए अभी तक हम समझ रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए होंगे स्टूडेंट। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखिए सुबह आज मेरा फास्ट है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी देखिए हम मूल्यांकन करके तुरंत आए हैं।
तुरंत सिर्फ 1 गिलास पानी पिए हैं और तुरंत आप लोगों की क्लास को मैंने शूट करना शुरू कर दिया। देखिए जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 5:26 हो रहा है और कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ये वीडियो 7 से 7:30 के बीच में मिल जाए। और अभी आज पूरी रात का समय है और कल आप लोगों को 1 बजे तक का समय है। 2 बजे तक आपको सेंटर में पहुंचना है, तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे और आ जाएगा क्वेश्चन आपका, तो अच्छा मतलब अच्छे से आप लोग कर लेंगे। कोशिश ये है कि आपको हम ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं। थोड़ा सा क्या था, इधर भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू, थोड़ा सा हेल्थ इशूज होने की वजह से ये क्लास जो है थर्ड पेपर हम नहीं बना पाए। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ही मॉडल पेपर से जो है मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया वही क्वेश्चन हूबहू आया था। तो थर्ड पेपर में भी मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों का मतलब अच्छा आप लोग कर सकें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, टैगोर का योगदान बताइए। तो पहला ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टैगोर का योगदान जो है निम्नलिखित है। तो पहला क्या है आपका, शारीरिक विकास का उद्देश्य। टैगोर जी ने शारीरिक विकास के लिए क्या मतलब उद्देश्य उनका था। तो देखिए टैगोर का विश्वास था कि जीवन के प्रारंभिक 7 वर्षों में बालक की शिक्षा प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में खेल कूद तथा भाग दौड़ के द्वारा होनी चाहिए। तो ये बात भी सही है कि किसी भी बच्चे को हम खेल खेल में, मतलब 7 वर्ष तक बच्चा जो भी है उसको हम खेल खेल में दौड़ा कर भगा कर पढ़ाएंगे तो वो बच्चा क्या होगा, बहुत अच्छा से सीखेगा। उसका शारीरिक विकास मानसिक विकास बहुत अच्छा से होगा। फिर क्या, खेल कूद तथा व्यायाम के साथ इंद्रियों का प्रशिक्षण भी टैगोर के अनुसार शारीरिक विकास के उद्देश्य में सम्मिलित है। तो उन्होंने यही बताया कि जैसे कि आप मतलब पहले क्या था, हम लोग जब छोटे थे स्टूडेंट, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग की एक क्लास जो होती थी पीटी की होती थी। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो गया, खेल कूद भी होता था, तो खेल कूद भी खेलते थे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बौद्धिक विकास का उद्देश्य। तो टैगोर जी, ठीक है, मानसिक शक्तियों के विकास और महत्व के प्रति अधिक जागरूक थे। वह मानते थे बौद्धिक उद्यमता विभिन्न मानसिक शक्तियों के शक्तिशाली संगठन का क्या होता है, परिणाम होता है। तो ये भी बात 101% सही है कि जैसे ही अगर बौद्धिक चाहते हैं हम, तो उसके लिए क्या, बौद्धिक शक्तियों का विकास, जैसे कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी निरोगी काया रहेगी तभी तो हमारा ब्रेन अच्छा से डेवलप करेगा। अगर हम हमेशा बीमार ही रहेंगे तो हमारा क्या, बौद्धिक विकास कहीं ना कहीं क्या होता है, बाधित होता है। फिर क्या है, सृजनात्मक शक्ति के विकास का उद्देश्य क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सृजनात्मक जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया। उनकी दृष्टि में सृजनात्मक व्यक्तित्व ही चेतन अभिव्यक्ति है। तो उनका मानना था कि जो सृजनात्मक मतलब क्या, कि करके नए नए, जैसे पुराने चीज़ों को हम कैसे कितने नए तरीके से किसी चीज़ को कर सकते हैं, उसके बारे में जैसे उनका यह मानना था। अब देखिए अगला हमारा क्या है, चौथा है आपका, देखिए चौथा पॉइंट है अनुशासन का अर्थ। तो टैगोर जी का जो है विश्वास बाहरी अनुशासन में न होकर आंतरिक अनुशासन में है। अपनी शिक्षा में उन्होंने ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व दिया है। ब्रह्मचर्य की विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य ही होगा स्टूडेंट, ठीक है, ब्रह्मचर्य ही विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण उत्पन्न करता है और इस प्रकार वह आत्म अनुशासित होता है। देखिए अनुशासन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हमको, किसी अगर हम कोई भी कार्य जो है, अगर मान लीजिए हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं भी लड़ जाएंगे, किसी की भी बात दोहरा देंगे, बड़ों छोटों का अदब नहीं रखेंगे। तो इसलिए क्या है, हमारा नियंत्रण, हमारा कंट्रोल भी क्या होना चाहिए, हमारे माता पिता के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, स्वतंत्रता एवं आनंदमय वातावरण। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बालक में व्यग्रता के भाव को टैगोर ने सहज एवं स्वच्छ प्रक्रिया, यहाँ भीम नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, प्रक्रिया 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 मानते हुए कहा कि व्यग्रता का भाव ही बालक में चरित्र और शक्ति का संचार करता है। ठीक है, तो वह स्वतंत्रता और आनंदमय वातावरण को भी टैगोर जी क्या करते थे, टैगोर जी बहुत महत्व देते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या, टोटल हमने आप लोगों को आज जो है 5 क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा भी आप लोग जैसे क्वेश्चन और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि आप विकास के सिद्धांत होगा, ठीक है, विकास का नियम, ठीक है, विकास का नियम एवं सिद्धांत आप पढ़ के जाइएगा, क्या क्या सिद्धांत है
ये देख लीजिएगा, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर होता है, ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ठीक है। और इतना जो हमने आपको दे दिया ये सफिशियंट है। इसके अलावा भी जैसे विकास की परिभाषा, विकास का अर्थ, विकास का नियम, विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वंशानुक्रम क्या है, तो ये सब तो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, तो इसको तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। समय अभाव होने के नाते जैसे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन कम है, लेकिन कोशिश रहेगा। देखिए फोर्थ पेपर आप लोगों को जल्दी ही हम आप लोगों को देंगे। फोर्थ पेपर आप लोगों का और अच्छा, ये थर्ड पेपर भी अच्छा जाएगा, परेशान मत होइए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास आप लोग को कैसी लगी, और पहला और दूसरा पेपर जो है आप लोगों का कैसा हुआ, इसको भी आप लोग जो यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट वीडियो को एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे भी मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि मेरा मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जा रहा है, मैं सही दिशा में मेहनत कर रही हूँ और बच्चे क्या उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास यानी फोर्थ पेपर में आप लोगों को जल्दी ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम दे देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।